Hi, welcome to Srajan India. Today is 31st of December 2019. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. UGC panel moots board to conduct on-demand examination at UG panel. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये क्या है? ये एक स्टैचुरी बॉडी है। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1956 से फॉर्म हुआ था। ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आती है और इसका काम होता है टू मॉनिटर हायर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी गवर्न करती है। डीम्ड का मतलब होता है कि यूनिवर्सिटी के पास ऑटोनॉमी है। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल हैं जैसे AICTE, ICAR, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एक 15 ऑटोनॉमस काउंसिल प्रोफेशनल बॉडीज़ को भी गवर्न करती है। इसका काम होता है इन्हें एक्रीडिटेशन देना। नेशनल एलिजिबल टेस्ट, CSIR और UGC ये दोनों मिलके ये टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं। नाउ लुक एट दिस न्यूज़ आइटम। रेलवे वांट पीपल टू पे फॉर प्रॉपर्टी डैमेज। ये जो वैंडलिज्म है, प्रॉपर्टी को जो डैमेज हो रहा है, दिस इज़ वाई रेलवे हैज़ आस्क्ड टू seek for compensation. Now look at this. City records coldest day temperature in 118 years. दिल्ली में 9.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैक्सिमम रिकॉर्ड किया है। ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग 1901 के बाद से कोल्डेस्ट दिसंबर रहा है। इसका रीज़न क्या है? देखो, जो टेम्परेचर होता है इसमें वेरिएबिलिटी होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि एक्सट्रीमिटीज़ ज़्यादा आ रही है। समर्स में ज़्यादा गर्मी हो रही है, ड्रॉट ज़्यादा हो रहा है, रेनफॉल भी ज़्यादा हो रहा है, फ्लड्स टाइप सिचुएशंस आ रही हैं। एट द सेम टाइम विंटर्स में ठंड भी ज़्यादा हो रही है। अगर इसके इमीडिएट कॉजेज़ देखें ना तो 3 रीज़न है कि दिल्ली में इतनी ठंड क्यों हो रही है। फर्स्ट इज़ लो क्लाउड्स। स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं, दे आर लाइक स्ट्राटा, लेयर्स में होते हैं। ये अराउंड 400 to 500 किलोमीटर में अभी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इस बेल्ट पे ये होवर कर रहे हैं। इसके कारण सनलाइट ब्लॉक हो रही है और टेम्परेचर में फॉल हो रहा है। सेकेंड रीज़न है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होने के कारण विंड्स ज़्यादा तेज़ी से बह रही हैं और अगर विंड्स होती हैं तो जो ठंड होता है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। देन ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं ये टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, मेडिटेरेनियन सी के तरफ ये जनरेट होते हैं। देन ये टुवर्ड्स इंडिया आते हैं और विंटर सीजन में नॉर्दर्न इंडिया में इनसे रेनफॉल होता है। एंड थर्ड इज़ ऑफ कोर्स द क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीमिटीज़ आर ऑन राइज। अगर हम दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोस्टल एरिया है, वहाँ पे जो सी है, सी के कारण वहाँ पे मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है। बिकॉज सी मीन्स वाटर और इन कंपैरिजन टू लैंड वाटर की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है। वो जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। सो दिस इज़ वाई इतना डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर में इन कॉन्टिनेंटलिटी और टूवर्ड्स सी शोर्स। हेज़ का मतलब क्या होता है? हेज़ का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल से जब सनलाइट ब्लॉक होने लग जाती है तो हेज़ टाइप सिचुएशन बन जाती है। एंड जो अभी मॉर्निंग में हमें दिल्ली में मिल रहा है, दिस इज़ कॉल्ड फॉग। और जो मिस्ट होता है, मिस्ट होता है जब वार्म एयर कोल्ड में आती है। तो जैसे मॉर्निंग में इफ़ यू ब्लो एयर देन एक धुआं टाइप निकल रहा है ना, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मिस्ट। मिस्ट यूजुअली ओशंस के पास या फिर हायर एल्टीट्यूड एलिवेशन वाले रीजन्स में होता है। नाउ लुक एट दिस न्यूज़। केरला लीड्स रेस फॉर UN डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है ग्रोथ नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड विद फ्यूचर। ग्रोथ भी है और फ्यूचर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था। इसमें 193 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने UN डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे बात किया है। अब ये जो नीति आयोग है इसने ये जो कहा है यहाँ पे कि SDG इंडेक्स रिलीज्ड ऑन मंडे, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वाइल बिहार इज एट द बॉटम ऑफ द नीति आयोग्स। यहाँ पे केरला ने अच्छा परफॉर्म किया है, हिमाचल, सिक्किम भी, और 4 सदर्न स्टेट्स अमंग द फ्रंट रनर्स हैं। ये सबके 65 से ज़्यादा पॉइंट्स आए हैं। यहाँ पे ये बात है कि एंडिंग हंगर एंड अचीविंग जेंडर इक्वेलिटी आर द एरियाज वेयर मोस्ट स्टेट्स फॉल फार शॉर्ट। हंगर और जेंडर इक्वेलिटी में परफॉर्मेंस इज पुअर विद द ऑल इंडिया स्कोर आर एट डिसमल 35 एंड 42 पॉइंट्स रेस्पेक्टिवली। जबकि ये जो पॉइंट्स हैं, प्रोग्रेस इन क्लीन एनर्जी, सैनिटेशन, पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इसमें रिलेटिवली परफॉर्मेंस इज गुड।
अब जो SDG हैं दे आर 17 इन नंबर, दे आर ब्रॉड बेस्ड, मतलब फ्लेक्सिबल ब्रॉड बेस्ड ग्लोबल गोल्स हैं अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2015, और ये 15 साल के लिए हैं, 15 to 30 तक इन गोल्स को अचीव करना है हमें। द UN हैज़ डेवलप्ड 232 इंडिकेटर्स। अब गोल्स अचीव करने के लिए आपको इंडिकेटर्स चाहिए सो दैट you can monitor your progress. So these are the 232 indicators to measure compliance by member nation. अब जो नीति आयोग है इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, ये हमारा थिंक टैंक है। इस थिंक टैंक ने इंडियन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक 100 इंडिकेटर्स बनाए हैं जो इंडियन कंडीशंस को ईजिली मॉनिटर करने में हेल्प कर सकें। नाउ दिस इज जनरल रावत इज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसके अंदर आएगा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, इसके हेड होंगे CDS, ये 4 स्टार जनरल होंगे, ये जॉइंटनेस लाएंगे तीनों सर्विसेज में, ये COSC भी होंगे। देन इसके DMA के अंदर वर्क करेंगी ट्राई सर्विसेज, एयरफोर्स नेवी और एयरफोर्स नेवी एंड आर्मी। और ये जो 4 हैं ये 4 4 स्टार जनरल्स हैं, सब सेम रैंक के हैं, बट दिस इज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। नो स्मार्टफोन FB एट नेवल एस्टेब्लिशमेंट, यू नो espionage, honey trapping, these cases are on rise. That is why, taking into consideration the recent incidences, smartphones का बैन कर दिया है यहाँ पे। Peace should be priority, not provocation. This is a very good line. Peace should be priority, not provocation. So this is page number 1. Now this is page number 2. Facial recognition क्या होता है? जो आप Face ID यूज से अपना मोबाइल फ़ोन अनलॉक कर रहे हो, that is a kind of facial recognition. ये एक टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इमेज बनाता है आपके चेहरे का ताकि आपको ये आइडेंटिफाई कर सके। फेस अनलॉक मोबाइल्स में है। अच्छा, बायोमेट्रिक्स में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? ये बायोमेट्रिक्स हर इंडिविजुअल के यूनिक होते हैं, लाइक फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक टू एवरी सिंगल इंडिविजुअल। फिंगरप्रिंट्स, आइरिस, आंखों में आइरिस होता है, वॉइस, ये सब होते हैं बायोमेट्रिक इंडिकेटर्स। नाउ लुक एट हियर, सीवियर पॉल्यूशन डेज नियरली डबल्ड इन 2019। देखो, टू कम्युनिकेट पॉल्यूशन लेवल टू पब्लिक 2014 में आया था एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड किए थे, पार्टिकल मैटर 10, 2.5, NO2, SO2, CO, O3, अमोनिया एंड लेड। ये 24 आवर का लेवल चेक होता है और उसके अकॉर्डिंग बनता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ने ऐसे करके 6 कैटेगरी बनाई है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। तो दिल्ली में सीवियर कैटेगरी के बहुत ज़्यादा दिन थे। सीवियर पॉल्यूशन डेज नियरली डबल्ड, मतलब पॉल्यूशन ओवरऑल ज़्यादा रह रहा है, उसका थ्रेशोल्ड ज़्यादा रह रहा है। फिर इसमें इन्होंने ये बात किया है, एयर क्वालिटी, यू शुड नो अबाउट एयर क्वालिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। देन वर्क बिगिंस ऑन दिल्ली मेट्रो फेज़ 4। दिल्ली मेट्रो को 17 ईयर्स हो गए हैं, 270 प्लस स्टेशन हैं, 370 प्लस किलोमीटर रन हो रहा है। मेट्रो जो है हमारी, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं इससे हमारा फ्यूल सेव होता है, दूसरा पॉल्यूशन कम होता है, तीसरा ट्रैफिक कम होता है। एक इंडिविजुअल इतनी बड़ी सी कार में जा रहा है, उतने ही स्पेस में एक बस आ सकती है, मेट्रो आ सकती है, जिसमें एक इंडिविजुअल के बजाय 10 या फिर 100 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो इमेजिन ट्रैफिक कितना कम हो जाएगा। दैट इज़ वाई गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को एनकरेज करने की बात करती है। Then this is page number 3, page number 4, page number 5. Look at this image. अभी 5 जनवरी 6 को गुरु गोबिंद सिंह जी का बर्थ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन होना है और उसकी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिखिज़म में सिख का मतलब होता है डिसाइपल, सीकर। ये एक मोनोथेस्टिक रिलीजन है, 15th सेंचुरी में ये आया था और इसका जो मोटो है वो है सेल्फलेस सर्विस टू मैनकाइंड। इसकी जो स्क्रिप्ट है वो है गुरुमुखी और जिसको बनाया था गुरु अंगद ने। ये इनके गुरु हैं, ये 10 गुरु हैं, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण, गुरु तेग बहादुर एंड दिस इज गुरु गोविंद सिंह। ये 10th गुरु थे। ये फाउंडर ऑफ खालसा भी है, खालसा मीन्स वॉरियर। देन गुरु ग्रंथ साहिब गुरु गोविंद सिंह के बाद आए थे एंड गुरु ग्रंथ साहिब इज़ अ बुक विच इज़ फाइनल गुरु। ये जो खालसा है ये 5 Ks पे इंसिस्ट करता है, केश, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपान। द नेक्स्ट इज पेज नंबर 6।
The next is page number 7. Next is page number 8. पेज नंबर 9, ये एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये बायएनुअल एक्सरसाइज होती है ना। IFSR अब बायएनुअल एक्सरसाइज होती है, मतलब हर 2 साल में आती है, और बायएनुअल मतलब साल में 2 बार आती है। इसमें ये लिखा है कि ओवरऑल ग्रीन कवर तो इंक्रीज़ हुआ है, बट जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहाँ पे हमें बहुत अलार्मिंग रिकॉर्ड डिप हुआ है। शार्पेस्ट डिक्लाइन इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड मिजोरम, सेज ISFR report. The forest cover in the country increased by 3,976 square kilometer, but with the sharpest decline in the northeastern states of Arunachal, Manipur and Mizoram. 2019 की इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये बोलती है टोटल 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट कवर है, जो 21.67% नेशंस के जोग्राफिकल एरिया को कंट्रीब्यूट करता है, और ये 0.12% की ग्रोथ है हमारे पास लास्ट रिपोर्ट के कंपैरिजन में। ये बायएनुअल एक्सरसाइज है। ये फॉरेस्ट, ट्री कवर, बैम्बू, रिसोर्सेज, कार्बन स्टॉक और फॉरेस्ट फायर्स, इन सब का असेसमेंट करती है। टॉप 3 स्टेट्स जहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है वो है कर्नाटका, आंध्रा एंड केरला। अब ट्री कवर को डिफाइन कैसे करते हैं? ये एक पैचेस ऑफ ट्री लेस देन 1 हेक्टेयर एंड अकरिंग आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया ग्रू बाय 1,212 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज ट्री कवर, एंड ट्री एंड फॉरेस्ट कवर टुगेदर मेड अप 25.56 ऑफ इंडियाज एरिया, और लास्ट टाइम ये था 24.39%। तो एक तो ट्री कवर है और दूसरा फॉरेस्ट कवर है। तो ट्री कवर इज़ फॉर 1 हेक्टेयर और बाकी आपका रेगुलर फॉरेस्ट कवर है। तो ये ऑल्दो उन्होंने बोला है ये जो फॉल हुआ है बिकॉज दे आर ऑलरेडी 85% फॉरेस्ट एरिया है, 75, तो ऑल्दो देयर इज़ द फॉल इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बट दिस इज़ नॉट अलार्मिंग। और यहाँ पे बात है ट्राइबल पॉपुलेशन गेटिंग लैंड टाइटल्स, पट्टा। यहाँ पे झूम कल्टीवेशन भी बहुत प्रैक्टिस है, एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है। इसमें लैंड को, वो फॉरेस्ट को जलाते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं, फिर एक नई लैंड पे मूव कर जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड झूम कल्टीवेशन। स्टेट्स विद लार्ज फॉरेस्ट एरिया में है MP एंड छत्तीसगढ़। लेसर इंक्रीज ओवरऑल कंपेयर टू स्टेट्स सच एज कर्नाटका, AP एंड केरला। अब फॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ हमें इम्प्रूव करना है। देन quality of this forest in terms of the canopy density of the trees comprising forest patches is wavering. Then moderately dense forest, very dense forest, open forest, scrub and non-forest. This is the classification of forest. तो जो quality of canopy है, canopy मतलब ये जो green cover होता है, this is called canopy. This is the cause of concern. Then the nation's tree and forest cover has largely hovered from 21 to 25% and is short of National Forest Policy of 1988 which envisages 33% to be under such cover. टारगेट हमारा 33 होता है, बट हम 21 to 25 पे मूव कर रहे हैं फिलहाल। देन इसमें उज्ज्वला स्कीम का भी मेंशन है। उज्ज्वला स्कीम 2016 में आई थी, LPG सिलेंडर्स के लिए है, विमेन ऑफ BPL फैमिली को देना है। इससे क्या होगा, सिलेंडर मिलने से ये क्लीन फ्यूल हो जाएगा, लकड़ी नहीं जलानी पड़ेगी, इससे सेव टाइम होगा, हेल्थ एंड स्मोक इश्यूज़ भी नहीं होंगे, एंड वुड्स को काटना नहीं पड़ेगा। बट इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है रिफिल ऑफ सिलेंडर। तो एक गिव अप कैंपेन भी आया था, सब्सिडी को आप अपना ऑफ कर दो सो दैट इसका फाइनेंसेस भी हम मैनेज कर सकें। IIT गुवाहाटी ने एक वाटर क्लीनिंग टेक्नोलॉजी किया है, ग्राफीन नैनो मटेरियल है, 10⁻⁹। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल। रेलवे लुक्स फॉर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट, बट अभी रिसेंट टाइम पे डेटा अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है और हमारी कंप्यूटेशन प्रोग्रेस बहुत इंप्रूव हो गई है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मल्टीफोल्ड राइज हुआ है इन दिस पास्ट डेकेड। तो रेलवेज भी अब AI को यूज़ करेगा फॉर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। AI का मतलब होता है मशीन्स थिंकिंग एंड एक्टिंग लाइक ह्यूमंस। इसके लिए ज़रूरी होता है डेटा, बहुत सारा डेटा होना चाहिए, और उस डेटा को क्रंच करने के लिए आपके पास कंप्यूटिंग प्रोग्रेस होनी चाहिए। इसमें जितने ज़्यादा यूज़ केसेस होंगे, यूज़ एनवायरनमेंट्स होंगे, एल्गोरिदम्स फॉर्म होगी, उतना ही AI रिफाइन होता जाता है। देन पेज नंबर 10, डेयरिंग टू रिकास्ट अ विज़न इन स्टोन। दिल्ली में अभी जैसे आपने देखा होगा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस इज़ अ रनिंग आर्टिकल ऑन दैट कि दिल्ली जो हम लुटियंस दिल्ली दे रहे हैं, ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने 1910 में दिल्ली कैपिटल बना था। देन इसके बाद जो दिल्ली में एक जो नया
बिल्डिंग्स बनी थी, अब उसमें एक हमारा चेंजेस आने वाले हैं. दिस इज़ एन आर्टिकल ऑन दैट. देन दिस इज़ अबाउट झारखंड. झारखंड में अभी स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे. झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये 2001 में नए स्टेट्स फॉर्म हुए थे. झारखंड बनाने का पर्पज़ ये था कि झारखंड इज़ अ माइन रिच स्टेट और रिलेटिवली इसका ग्रोथ ज़्यादा हुआ नहीं है, पुअर ग्रोथ हुआ है. फॉर अलग से स्टेट बन जाएगा तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, बट पिछले 2001 के बाद से इतना बहुत भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया है. द प्रीवियस regime had earned itself unpopularity by trying to tweak tenancy and land holding laws. Tribal areas में land holding laws are a very sensitive thing, raising fears among tribals of land displacement. It is noteworthy that जो न्यू गवर्नमेंट आई है उसने एक तो पत्थलगड़ी मूवमेंट को भी माफ़ किया है. दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन. पत्थलगड़ी क्या था? ये पैसा है ना, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया. तो इसमें ट्राइबल्स ने अपने गांव के सामने एक पत्थर पे कॉन्स्टिट्यूशन लिख के गाड़ दिया था कि हम आउटसाइडर गवर्नमेंट को यहाँ अलाउ नहीं करेंगे, विल हैव अवर पंचायत सिस्टम, ग्राम सभा ओनली. So this is an article on that कि socio-economic concerns in the state which suffers from high rate of poverty and unemployment, registering starvation death in recent year with food production and scarcity a major concern. This is very painful thing. Then आधार बायोमेट्रिक से एक्सक्लूजन हो गया है. बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आने के कारण वो यूनिवर्सल फूड एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. वेलफेयर मॉडल जो होते हैं वो इम्प्रूव ऑन डेवलपमेंटल इंडाइसेस पे उन्हें वर्क करना चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट इट हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट इन दिस आर्टिकल. ब्रिंगिंग इन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल दैट बेनिफिट्स द पीपल रादर देन बीइंग सेटल्ड बाय द रिसोर्स कर्स. वी नीड टू हैव मोर इंक्लूसिव पॉलिसीज. देन दिस इज़ अबाउट कोनेरू हम्पी. She has performed really well. She is a chess player. Then ideal growth model economic policy making cannot take place in vacuum and is closely intertwined with prevailing politics. ये कल एक आर्टिकल आया था बॉटम अप मॉडल, उसके बारे में इन्होंने कहा है. Then uncovering of the citizenship amendment acts larger. So this is page number 10. This is a good article for a personal healing touch. देखो, नीति आयोग ने एक हेल्थ केयर प्लान निकाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ज़रूरी भी था. बट इस प्लान से ऐसा लग रहा है कि हम भी यूएस के मॉडल को अडॉप्ट कर लेंगे जहाँ पे ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन है और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आर ऑन राइज. ये बेस्ट मशीन्स रखते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हाईटेक सर्विसेज देते हैं, बट कोई पर्सनल अटेंशन नहीं है वहाँ पे. और जो पहले एक फीलिंग होती थी फैमिली डॉक्टर की, वो इस टाइप के मॉडल में लैक करती है. ओवर एंड ओवर कमर्शियलाइजेशन होता है. अभी वर्ल्ड में जो यूएसए का मॉडल है ना, यूएसए में अगर आप बीमार हो गए और आपके पास कोई हेल्थ केयर प्लान नहीं है, देन इट इज़ अ नाइटमेयर फॉर यू. दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. सो हम इंडिया में ऐसा मॉडल नहीं लाना चाहते हैं. तो इन्होंने अभी बात किया है कि नीति आयोग ने प्रपोज किया है 15-year प्लान फॉर इंडियन हेल्थ केयर एंटाइटल्ड हेल्थ सिस्टम फॉर अ न्यू इंडिया, बिल्डिंग ब्लॉक्स, पोटेंशियल पाथवेज टू रिफॉर्म. इसमें इन्होंने इंक्लूडिंग एलिमिनेशन ऑफ इनफॉर्मेलिटी, मर्जिंग ऑफ फ्रेगमेंटेड रिस्क पूल्स एंड रिडक्शन ऑफ आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ स्पेंडिंग. So the proposal is to consolidate small practices into larger businesses like organization. ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि इससे भी क्या होगा, इससे हमारा कमर्शियलाइजेशन, ओवर कमर्शियलाइजेशन से जो स्मॉल कनेक्ट होता है एक डॉक्टर और एक पेशेंट में, वो लैक हो जाएगा. सो यहाँ इन्होंने बात किया है कि वी नीड एम्पैथी. डॉक्टर पेशेंट रिलेशन consideration are largely invisible in this policy discourse in favor of more pressing concerns. Then here they have written कि recently we have already taken a minor yet encouraging step of sort by introducing attitude, ethics, communication in the revised undergraduate medical curriculum. So ये इन्होंने एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल क्लिनिक. सो दिस इज बेसिकली दे हैव टॉक्ड अबाउट कि वी नीड बेटर सर्विसेज, बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर डिलीवरी ऑफ मेडिकल सर्विसेज. एट द सेम टाइम हमें जो ग्रास रूट कनेक्ट है और जो एम्पैथी, मोरालिटी है, डॉक्टर पेशेंट कनेक्ट है, फैमिली डॉक्टर वाली फीलिंग है, उसको हमसे दूर नहीं जाने देना चाहिए. यहाँ इंटरनेट राइट्स की बात किया है कि इंटरनेट बहुत एसेंशियल है. इंटरनेट में आप देखो तो डिजिटल इंडिया कैंपेन खुद गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है. इंटरनेट इज़ सर्टेनली अ मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड एक्सेस टू सोशल मीडिया. अब बहुत सारे लोगों का ये रोजगार भी है, जैसे स्विगी, अमेज़ॉन,
cab drivers, Uber, Ola, they work on this internet. This is for their livelihood. Students exam online लिखते हैं, right to education है, transportation is dependent on internet, business of several enterprises, women और home based workers and they are working over internet. So आप internet को कर्ब नहीं कर सकते हैं. This is as good as article 21 में right to life के अंदर ensure होना चाहिए. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. Government अब ये reason देती है because अभी भी हमारे पास डिजिटल मैच्योरिटी नहीं है, लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी इज स्टिल लो. और जब इंटरनेट का मिस यूज़ होता है फॉर दिस मिस इन्फॉर्मेशन, तो इससे राइट्स टाइप सिचुएशन भी आ जाती है. सो फॉर अ बेटर गुड हमें इंटरनेट को करना पड़ता है. देन दिस इज़ होल्डिंग अ मिरर टू अवर फेस. ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात किया है. देखो HDI जो है ये 1990s में इसका ओरिजिन है. दो नाम इसमें आते हैं, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन. ही इज़ अ पाकिस्तानी एंड ही इज़ एन इंडियन. अब इन्होंने पैरामीटर्स दिए थे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप कितने साल जी सकते हैं, एजुकेशन आपकी कैसी है और पर कैपिटा इनकम क्या है. इसके अकॉर्डिंग या तो आप डेटा नॉट इवेल्युएटेड कंट्री में होंगे, 0.35 टू 0.549 तक लो है, 0.55 टू 0.69 मीडियम है, 0.7 टू 0.799 हाई है, 0.8 टू 1 इज़ वेरी हाई. इन तीनों पे बेस्ड एक इंडेक्स बनेगा, एक फिगर आएगा और वो फिगर 0 टू 1 के बीच में हो सकता है और वो इस रेंज के अकॉर्डिंग आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि आप HDI ऊपर है या नीचे है. सो इससे पहले जो कैपिटलिज्म में केवल ग्रोथ 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 की बात हो रही थी, HDI ट्राई टू इंक्लूड द ह्यूमैनिटी, ह्यूमन एंगल. अब इंडिया में जो है UN की जो रिपोर्ट आई है, इंडिया ने 129 रैंक लिए आउट ऑफ 189 कंट्रीज़. चाइना बाय कॉन्ट्रास्ट ऑक्यूपाइज 85th पोजीशन और श्रीलंका इवन बेटर. इंडिया की रैंक कम आने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत है, तो पर कैपिटा जो भी फिगर होता है वो डिवाइडेड बाय 130 करोड़ से हो जाता है और वो बहुत कम हो जाता है फिर. बट एट द सेम टाइम इन्होंने ये लिखा है कि हमें एशियन कंट्रीज से सीखना चाहिए कि हमें ग्रोथ को कितना ज़्यादा इंक्लूसिव करना है. एंड दे हैव रिटन इंडिया ऑफ कोर्स हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स. हमारे पास जो इतने ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, ये हमारी स्ट्रेंथ भी है, इससे हमें बार्गेनिंग पावर आती है, नेगोशिएट कर सकते हैं हम. कॉमन सेंस डजंट प्रिवेल. इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग गाइगेंटिक स्टैचूज टू नेशनल और रिलीजियस हीरोज शुड बी बिल्डिंग मोर मॉडर्न स्कूल्स बनाओ, यूनिवर्सिटीज़ बनाओ बच्चों के लिए, और जो ग्राउंड रूट फैसिलिटीज़ हैं हमें एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल, वी शुड फोकस ऑन दिस. 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इज़ अ गुड थिंग बट वी शुड नॉट फॉरगेट द बेसिक्स. इसमें RCEP की भी बात किया है, इसमें एशियन कंट्रीज़ प्लस 5 थे, इसमें इंडिया भी इंक्लूड होने वाला था, चाइना एंड जापान एंड देन साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया भी था, बट इंडिया ने पुल आउट किया बिकॉज नेगोशिएशन इंडिया को अपने डोमेस्टिक इंटरेस्ट को फुल नहीं कर रही थी. सो दे हैव सेट कि वी नीड टू ओपन अप एंड मोस्ट वाइब्रेंट इकोनॉमिक रीजन से हमें जो इंटीग्रेशन से बेनिफिट होगा दैट वुड बी वर्थवाइल. So this is about page number 11. Then स्मार्टफोन, फेसबुक बैंड, नेवल एस्टैब्लिशमेंट. ये जो आपकी लोकेशन देखते हैं, SMS रीड करते हैं, आपका वॉइस जो असिस्टेंट है वो 24/7 आपको सुन रहा है, एलेक्सा, गूगल, सीरी. सो दिस इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर सिक्योरिटी. देन ये AFSPA की बात किया है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट. ये 1958 में सबसे पहले आया था, नागालैंड में लगाया था हमने इसे. पब्लिक ऑर्डर अगर डिस्टर्ब्ड एरिया में हमें रीस्टोर करना है तो उसके लिए AFSPA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब AFSPA के बहुत सारे वर्जन्स आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अलग अलग जगह, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आया, मणिपुर में आया. यहाँ इसमें 4 बातें मिलती है इन्हें AFSPA में स्पेशल पावर. पहला होता है वार्निंग के साथ ये ओपन फायर कर सकते हैं, ये अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, दे कैन सर्च, और इन्हें लीगल इम्यूनिटी मिली है फॉर अ जॉब डन इन गुड फेथ. बट इसके मिसयूजेज भी बहुत सारे हुए हैं, दैट इट इज़ अ सॉर्ड, 2-way सॉर्ड. देन इधर इन्होंने यही बात किया है कि होम मिनिस्ट्री ने अभी डिक्लेयर द एंटायर स्टेट ऑफ नागालैंड एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया. डिस्टर्ब्ड एरिया स्टेट भी कर सकती है और होम मिनिस्ट्री भी कर सकती है, सेंटर भी कर सकती है. Then the notification declaring Manipur and Assam as disturbed area has been issued by the state government. For Nagaland, the notification is issued by the MHA. State and center both can do this. Then this is about first chief of defense staff. 6 इसमें इनके टेन्योर की बात किया है. अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल अपर एज लिमिट ऑफ CDS हैज़ बीन फिक्स्ड एट 65 years. टेन्योर अभी तक फिक्स नहीं किया है इसका. सो दिस इज पेज नंबर 12. Page number 13, opposing voices can't be muzzled by force.
दिस इज़ पेज नंबर 14, दिस इज़ पेज नंबर 15। एयर इंडिया को गवर्नमेंट सेल करना चाहती है बट उसको खरीदार नहीं मिल रहे हैं। एयर इंडिया JRD टाटा 1932 में बनी थी, इनिशियली टाटा एयरलाइंस थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे एयर इंडिया हुआ। एयर इंडिया इंटरनेशनल ऑपरेशंस कर रहा था और जो इंडियन एयरलाइंस है ये डोमेस्टिक ऑपरेशंस करती है। दोनों गवर्नमेंट ओन थी, इन दोनों का मर्जर कर दिया और तब से एयर इंडिया जो सिंगल यूनिटी एंटिटी बनी उसमें प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अब इसमें पर डे 200 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है और गवर्नमेंट को कोई बायर नहीं मिल रहा है। नाउ दिस इज़ अबाउट EBR। देखो, जो भी लोन देना है वो लोन डिसाइड कैसे होगा, उसका रेट कैसे डिसाइड करेगा बैंक, ये जो होता है इसके लिए एक बेस रेट बना देते हैं, बेंचमार्क रेट बनाते हैं। अब बेंचमार्क रेट जो होती है, जो सपोज जैसे जो पर्सनल लोन्स होते हैं वो अनसिक्योर होते हैं तो बेंचमार्क रेट से ऊपर गवर्नमेंट बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। अगर वो होम लोन है तो वो सिक्योर कहलाए जाते हैं रिलेटिवली, तो वो बेंचमार्क रेट से नीचे भी होगा। सो बेंचमार्क एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड बन जाता है जिसके ऊपर नीचे आपको बैंक रेट लोन आपको मिल जाता है। बैंक रेट का मतलब होता है वो रेट जिस पे RBI दूसरे जो बैंक्स हैं उनको लोन प्रोवाइड कर रही है। तो बैंक रेट से RBI टू बैंक्स और बैंक्स से फिर हमें मिलता है पैसा। तो RBI तो रेट चेंज करती है बट ये लोग जो बीच के मिडिल बैंक्स हैं हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एंड ऑल, ये उस रेट को पास ऑन नहीं करते, ये कई बार MCLR फॉलो करते हैं। तो अभी ये एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट अगर फॉलो करेंगे तो हमारे को जो लोन मिल रही है होम लोन्स एंड ऑल वो हमारा डायरेक्टली लिंक हो जाएगा RBI डिसीजन से। इससे अप डाउन भी हो सकता है हमारा लोन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंडीशंस। तो ये प्रॉपरली सिंक्रोनाइज होगा। नाउ व्हाट इज़ कार्बन टैक्स? किसी भी आइटम में कितना कार्बन कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग उस पर हमने टैक्स लगाया है, कितना पॉल्यूटिंग है वो। सेस मतलब स्पेशल पर्पस होता है एनवायरमेंटल पर्पस के लिए और एजुकेशन पर्पस के लिए। तो जो सेस से पैसा आया है वो इधर ही खर्च होगा और कहीं खर्च नहीं होगा। तो कार्बन टैक्स वेवर फॉर कोल मूटेड, कोल पे कार्बन टैक्स लगाया था। नाउ गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग कि इस टैक्स को कट करना चाहिए। नाउ दिस इज़ 5G ट्रायल्स। 5G जनरेशन ऑफ मोबाइल, 3G 4G 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रहा है। 5G में दो इंपॉर्टेंट चीज़ आएंगी, एक आएगा स्पीड, 100 Mbps की स्पीड मिलेगी। दूसरा है लेटेंसी। लेटेंसी इज़ द टाइम टेकन बाय टू गैजेट्स टू टॉक टू ईच अदर, वो रिड्यूस हो जाएगा 1 मिलीसेकेंड पे। अब इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इसका चाइनीज़ है, ये हुवावे। इससे क्या हो सकता है, अगर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अगर हुवावे है और हुवावे में कहा जाता है कि इसमें चाइनीज़ गवर्नमेंट की बैकिंग है, तो इससे बिकॉज 5G इज़ अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इससे हमारी सिक्योरिटी में चैलेंजेस हो सकते हैं, सेफगार्ड्स नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है नेशनल सिक्योरिटी। नाउ दिस इज़ अबाउट MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। देखो, आपने किसी शॉप पे गए, शॉप में आपने डिजिटल पेमेंट को यूज़ किया, उस डिजिटल पेमेंट को फैसिलिटेट कराने के लिए बैंक एक कॉस्ट चार्ज करता है मर्चेंट्स से और मर्चेंट्स उसको पास ऑन कर देते हैं कस्टमर से। डिजिटल पेमेंट को एनकरेज करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए ये MDR रेट है, ये कुछ टाइम तक गवर्नमेंट खुद ओन कर रही थी, देन बियर कर रही थी। अब ये इन्होंने कहा है कि हम MDR को कम्प्लीटली वेव ऑफ कर देंगे रुपए और UPI से, और ये जो कॉस्ट होगा ना ये बैंक को बियर करना है। बैंक को इसलिए फ़ायदा होगा बिकॉज बैंक को कैश ट्रांजेक्शन नहीं करने पड़ेंगे और उसको हेल्प मिलेगा। बट ये जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने कहा है इससे कंपटीशन किल हो रहा है, बिजनेस मॉडल अनवायबल हो जाएगा। रतन टाटा थे चीफ, देन साइरस मिस्त्री बने, इनको हटा के फिर N चंद्रा को चीफ बनाया था। साइरस मिस्त्री ट्राइब्यूनल में गए और ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर किया कि नहीं, ये जो इनको हटाया गया है ये गलत है और वापस साइरस मिस्त्री को चीफ बनाओ। देन दिस इज अबाउट RBI buys 10,000 करोड़ वर्थ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वाया ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो, मार्केट में इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स कितना पैसा है मार्केट में। RBI ये जो OMO है, मार्केट ऑपरेशंस करती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, टू एडजस्ट दिस लिक्विडिटी। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड बॉन्ड्स हैं इनका सेल करता है और परचेस करता है RBI। तो इससे इनडायरेक्टली जो मार्केट की लिक्विडिटी है वो अप और डाउन होती है। लिक्विडिटी इज़ रिलेटेड विद इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है मतलब ज़्यादा पैसा है लोगों के पास, तो RBI क्या करेगा, सेल करने लग जाएगा, बॉन्ड्स को सेल करेगा। तो वो जो बॉन्ड्स आएंगे वो जितना भी पैसा एक्स्ट्रा है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इससे पैसा एब्जॉर्ब हो गया मतलब लिक्विडिटी कम हो गई। गॉट इट। और अगर मार्केट में पैसे नहीं है, लिक्विडिटी कम है, तो RBI सेल करना चालू कर देगा कि तुम मेरा बॉन्ड लो और मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा। तो इससे मार्केट में लिक्विडिटी पंप हो गई है।
तो जब सेल हो रहा है इसका मतलब लिक्विडिटी कम हो रही है, और जब परचेज हो रहा है बॉन्ड्स का मतलब लिक्विडिटी इम्प्रूव हो रही है। और लिक्विडिटी अगर कम हो रही है तो लोगों के पास पैसे कम है, मतलब इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। लिक्विडिटी ज़्यादा हो रही है मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी। गॉट द डिफरेंस? नाउ यहाँ क्या लिखा है अब ये बताओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन मंडे बॉट 10,000 करोड़ ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सोल्ड 8,500 करोड़ ऑफ 3 शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। 10,000 करोड़ इन्होंने क्या किया, खरीदा, और 8,500 इन्होंने क्या किया, बेच दिया। तो ओवरऑल क्या हुआ देखो, 1,500 का हुआ है। 1,500 मतलब उसने लिक्विडिटी को इम्प्रूव कर दिया है, बिकॉज इन दी एंड उन्होंने खरीदा 10,000 करोड़ का है और बेचा 8,500 करोड़ का है। तो ज़्यादा खरीदने से उसने मार्केट में पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए। 1,500 का हमने ज़्यादा पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, मतलब कि लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 15. This is an year-end review. They've talked about health and happiness. This is about some celebrities. This is about sports. इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 8 मैच खेले 7 जीत गए, बताओ टेस्ट मैच में। नेक्स्ट देन दिस इज़ अबाउट 19 पेज। देन दिस इज़ 20. इंडिया चेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आवर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट इन चेस। दिस इज़ अबाउट खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये अंडर 17 और अंडर 21 दो कैटेगरी में होते हैं। 2018 में लॉन्च हुए थे, एनुअल है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, 16 स्पोर्ट्स होते हैं, और इसमें पर्पज़ है वो है ग्रास रूट टैलेंट को प्रमोट करना। 17 और 21 साल के बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लाना और टैलेंट को, ग्रास रूट टैलेंट को इम्प्रूव करना। सो दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 20. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो. टेक केयर.